नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम भारत के नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करिए और वहां से इसके पहले के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क के संदर्भ में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम मैप के माध्यम से जो भी भारत के 105 राष्ट्रीय पार्क हैं उन सभी की राज्यों के अनुसार लोकेशन देखेंगे और फिर इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये होगा इस वीडियो का पूरा क्रम। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वह भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे वन्य जीव अभयारण्य होते हैं या फिर नेशनल पार्क होते हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, इन सभी में जानवरों और पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। ये चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनकी संख्या हमारे देश में है 105। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है और ऐसी संभावना है कि आपको किसी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाए और राष्ट्रीय पार्क भी मिल जाए। ऐसा भी संभव होता है कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इसके भीतर आपको राष्ट्रीय पार्क मिल जाए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हो या फिर जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है वह किसी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर वन्य जीव अभयारण्य को बिलोंग करता हो। ये भी हो सकता है कि ये हमारा इंडिपेंडेंट हो, यानी कि इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व से कोई संबंध ना हो, ये एक सेपरेट हो, इंडिपेंडेंट हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके सरकार के द्वारा नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई बाउंड्री नहीं होती है और बायोस्फीयर रिजर्व में बाउंड्री नहीं होती है, जबकि जो हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं इसमें बाउंड्री होती है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 का, क्योंकि इसी एक्ट के माध्यम से हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा अवैध शिकार से वन्य जीवों की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए 1972 में ये अधिनियम लाया गया था और इस अधिनियम में कुल मिलाकर के 6 अनुसूचियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं पहली और दूसरी अनुसूची की, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल की, तो इसमें जिन भी जीवों को शामिल किया गया है उनका पूर्ण संरक्षण होता है, यानी कि उनका किसी भी कीमत पर शिकार नहीं किया जा सकता है। उन्हें पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त होता है सरकार का, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर एक बड़ा जुर्माना और उसे काफ़ी समय के लिए जेल भी हो सकती है। तो मुख्य रूप से ये सारे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 की बात करते हैं तो जो भी जानवर इनके अंतर्गत रखे गए हैं उनका भी संरक्षण किया जाता है, लेकिन इनके ऊपर जुर्माना कम होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं शेड्यूल 5 की, तो शेड्यूल 5 में जब किसी जानवर को रख दिया जाता है तो फिर उसके शिकार की अनुमति मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य है। अब उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि नील गाय या फिर जंगली सुअर, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो हमारे खेत होते हैं वहाँ पे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि इन्हें शेड्यूल 5 में रख दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्मिन। तो एक बार जब ये शेड्यूल 5 में आ जाते हैं तो फिर इनके शिकार पे किसी भी प्रकार का कोई सजा का प्रावधान नहीं है। और एक होता है हमारा शेड्यूल 6, तो ये मुख्य रूप से हमारे पौधों के लिए होता है कि इसमें शामिल पौधों का आप ना तो खेती कर सकते हैं और ना ही उसे प्लांट कर सकते हैं। तो ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, जिसे हमने 60 में डिस्कस किया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो आइए इनके बारे में समझते हैं क्या है। देखिए, जो हमारा इन सीटू होता है इसके अंतर्गत जो भी जानवर होते हैं उनका उनके मूल आवासों में एक बड़े क्षेत्रफल के अंतर्गत संरक्षण किया जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपको एक टाइगर का संरक्षण करना है तो क्या करेंगे, इसे आप किसी बायोस्फीयर रिजर्व में रख देंगे या फिर इसे आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रख देंगे या फिर इसे आप किसी राष्ट्रीय पार्क में रख देंगे
और ये सारे काफ़ी बड़े एरिया में फैले होते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनका जो संरक्षण है वह एक प्रकार से इनके प्राकृतिक आवास में किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम एक सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी जानवरों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन इनकी तुलना में काफ़ी छोटे क्षेत्र में किया जाता है। जैसे कि हमारे बॉटनिकल गार्डन हो गए जहाँ पे पौधों के ऊपर रिसर्च किया जाता है, हमारे जीन बैंक हो गए, या फिर आपने देखा होगा जू जो चिड़ियाघर होती हैं, चिड़ियाघर में भी टाइगर को रखा जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि उनका संरक्षण एक पिंजड़े में किया जाता है। अब टाइगर को घूमने के लिए काफ़ी बड़े एरिया की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, डिस्कवरी पे देखा भी होगा कि काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है एक टाइगर को। तो उसी प्रकार से जब हम उनके प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और जब हम उसे किसी ऐसे अलग स्थान पे जो उनका प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन फिर भी हम उन्हें वहाँ पर संरक्षित करते हैं तो उसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत जानते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इन सीटू में जानवरों और पौधों की बहुत संख्या होती है, बहुत सारी संख्या होती है। जैसे कि टाइगर रिजर्व की कोई बात कर लें तो ऐसा नहीं होगा कि उस टाइगर रिजर्व में आपको 1 या 2 ही टाइगर मिलेंगे, लेकिन चिड़ियाघर की अगर आप लोग बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 1, 2 या 3, 4 ऐसे ही टाइगर मिलेंगे। आगे बात करते हैं तो इन सीटू का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, वन्यजीव अभ्यारण्य होता है या फिर राष्ट्रीय पार्क हो गया। वहीं पर एक सीटू में आपके चिड़ियाघर हो गए, बॉटनिकल गार्डन हो गए, जीन बैंक हो गए, या जो भी अन्य अनुसंधान केंद्र होते हैं जहां पर इनका संरक्षण किया जाता है। तो ये हमारा हो गया इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की। तो बस सिंपली इतना समझिए कि कोई ऐसा स्थान, जैसे मान लीजिए हमारा भारत हो गया, तो कोई ऐसा स्थान मिल गया सरकार को जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता है यानी कि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी पाई जाती है और वहाँ पे जानवरों का संरक्षण किया जा सकता है, तो सरकार के द्वारा उसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया जाता है। और इसमें सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत उसे घोषित करती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था ये 1972 में आया था, लेकिन इससे पहले भी हमारे देश में 5 राष्ट्रीय पार्क ऑलरेडी थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्क नहीं थे। राष्ट्रीय पार्क हमारे यहाँ 1936 में ही पहला बन गया था, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 1936 में बना था, कहाँ पर? उत्तराखंड में। और इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को हम हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे ब्रिटिश और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्क की संख्या 105। अब यहाँ पर कई जगह आप 104 पढ़ेंगे क्योंकि एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो कि फॉसिल्स नेशनल पार्क है, जीवाश्म। तो कई जगह पर इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कुल संख्या है 105। और जो हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं इन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर की द्वितीय श्रेणी के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्क IUCN की किस श्रेणी के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो ये होते हैं सेकेंड कैटेगरी के अंतर्गत। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिक के बारे में। अब चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। जैसे टाइगर रिजर्व हम लोगों ने पढ़ा था उसी प्रकार से नेशनल पार्क भी आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे मध्य प्रदेश में। तो चलिए एक एक करके इनकी लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले है जिसे हम लोग जानते हैं माधव नेशनल पार्क के नाम से। क्या नाम है? माधव नेशनल पार्क। तो ये भी आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। इसके बाद में है पन्ना नेशनल पार्क, ये आपने सुना ही होगा। पन्ना के बाद में पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा संजय धुबरी नेशनल पार्क। और आपको पता होगा कि संजय धुबरी जो है ये हमारा एक टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना भी है। इसके बाद में थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बांधवगढ़ मिलेगा, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ के थोड़ा सा दक्षिण में आपको मिलेगा मांडला जीवाश्म नेशनल पार्क। इसे हम लोग नेशनल प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, नेशनल प्लांट्स फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अवशेष रखे गए हैं जीव और जंतुओं के। तो ये ध्यान रखिएगा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा जिसे हम कान्हा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में थोड़ा सा और आप आगे आएंगे तो आपको मिल जाएगा इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। फिर थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क मिलेगा। और उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क है। और सबसे महत्वपूर्ण है कूनो नेशनल पार्क।
इसका नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क। 2018 में सरकार के द्वारा इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 10 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी मध्य प्रदेश में संजय धुबरी, तो संजय धुबरी का वह हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में आ गया था, इसी का नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क है जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद में है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ में। फिर चलेंगे अंडमान और निकोबार में। यहाँ पर आपको कुल 9 नेशनल पार्क मिलेंगे। तो आइए इन 9 के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आप उत्तर अंडमान द्वीप पे चलेंगे तो यहाँ पे है सैंडल पीक नेशनल पार्क। कौन सा? सैंडल पीक नेशनल पार्क। फिर आप लोग आ जाएंगे दक्षिण अंडमान के पास, तो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों पर 3 आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, जिनमें से एक है उत्तरी बटन नेशनल पार्क, फिर है मध्य बटन नेशनल पार्क और एक है दक्षिणी बटन नेशनल पार्क। तो नॉर्थ बटन, मिडिल बटन या फिर साउथ बटन की बात करें तो ये सारे बटन वाले जो आपके हैं ये आपको मिलेंगे अंडमान और निकोबार में। फिर हम लोग दक्षिण अंडमान द्वीप पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, या इसे हम रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसी द्वीप पर यानी कि दक्षिण अंडमान के ऊपर ही आपको मिलेगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो ये पोर्ट ब्लेयर के पास में ही है। उसके बाद में इसी पर आपको एक और मिलेगा जिसका नाम है महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क। तो 3 आपके सामने हो गए, एक तो है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क या फिर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ये सारे आपको दक्षिण अंडमान द्वीप पर मिलेंगे। फिर हम लोग चले आएंगे बड़ा निकोबार पर। तो बड़ा निकोबार की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे, एक तो है कैंपबेल बे नेशनल पार्क और दूसरा है गैलाथिया बे नेशनल पार्क। कौन सा? कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गैलाथिया बे नेशनल पार्क। तो ये आपके 9 नेशनल पार्क हो गए अंडमान और निकोबार में। अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा एक नेशनल पार्क जिसका नाम है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये है उत्तराखंड। थोड़ा सा मैप ध्यान से देखिएगा तो ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सबसे ऊपर आपको मिलेगा जिसका नाम है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। क्या नाम है? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, और इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। उसके बाद में इससे आप थोड़ा सा पूर्व चलेंगे तो आपको गंगोत्री नेशनल पार्क मिल जाएगा जहाँ से गंगा नदी निकलती हैं। इसके थोड़ा सा आप ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पर है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिसे हम वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। यहीं से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क। अब आ जाइए नीचे तो यहाँ पर आपको मिलेगा राजा जी नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है और ये राजा गोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया है। और एक जो हमारे भारत का पहला नेशनल पार्क है यानी कि जिम कॉर्बेट, वो भी आपको मिलेगा कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ये सारे हो गए उत्तराखंड के, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में अब हम लोग चलेंगे असम में। तो असम में मुख्य रूप से आपको 5 मिलेंगे। पहला तो आपका हो गया मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क के बारे में आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ चल रहा है और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी यहाँ पर चल रहा है। तो ये आपका है असम का पहला मानस नेशनल पार्क। मानस के बाद में अब हम लोग चलेंगे असम में थोड़ा सा ईस्ट की तरफ। तो ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम है ओरांग नेशनल पार्क। ये भी एक टाइगर रिजर्व है और इसे हम लोग राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा आप और ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पर आपके एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे की अगर हम लोग बात करते हैं तो 90% तो आपको मिलेंगे काजीरंगा में, कुछ इसके आपको मानस में मिल जाएंगे और कुछ आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक है गोरुमारा, तो वहाँ पर भी आपको एक सींग वाले गैंडे मिलेंगे। तो ये 4 हो गए हमारे असम के। एक और है असम में जिसका नाम है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और आपको याद होगा हम लोगों ने डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी पढ़ा था। तो इसी में आपका आता है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। असम के बाद में अब चलेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सबसे नीचे आप आ जाइए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चंदौली नेशनल पार्क। क्या नाम है? चंदौली नेशनल पार्क।
उसके बाद में थोड़ा सा आप और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर है संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद में आप यहाँ पर बॉर्डर के पास चलेंगे मध्य प्रदेश के, तो ये है गूगामल नेशनल पार्क। गूगामल से थोड़ा सा ईस्ट आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोगों ने पढ़ा था एमपी में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, तो इसका जो हिस्सा महाराष्ट्र में है उसी को हम लोग जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेंच नेशनल पार्क ये आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में मिलेगा। तो जो इसका हिस्सा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क, और जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा उसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। अब यहाँ से थोड़ा सा और ईस्ट में आएंगे तो आपको एक और मिलेगा जिसका नाम है नावेगांव नेशनल पार्क, और आपने पढ़ा होगा नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में, तो वह इसी का हिस्सा है। फिर हम लोग थोड़ा सा वेस्ट में इससे आएंगे तो आपको मिलेगा तडोबा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये सारे हमारे हो गए महाराष्ट्र के, गूगामल, संजय गांधी, चंदौली, जवाहरलाल नेहरू, नावेगांव और तडोबा। अब चलते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में आपको 3 मिलेंगे और तीनों आपको लगभग मध्य तेलंगाना में ही मिलेंगे। पहला है महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क। क्या नाम है? महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क। इसके बाद में दूसरा है, इसे हम लोग मृगावनी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? मृगावनी नेशनल पार्क, या कहीं कहीं पर मृगवाणी भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मृगवाणी या मृगावनी नेशनल पार्क ये मिलेगा तेलंगाना में। और एक तीसरा भी आपको मिलेगा जिसका नाम है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कासु ब्रह्मानंद जो हैं ये आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे, 3 बार ये सीएम रहे थे, तो उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। अब चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में भी आपको 4-5 मिल जाएंगे। पहला जो आपका है वह गोविंदी नेशनल पार्क है जो कि चेन्नई में मिल जाएगा, राजधानी में ही है। उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे नीलगिरी के साइड में, तो नीलगिरी में आपको मिलेगा मुदुमलाई नेशनल पार्क। उसके बाद में यहीं पर आपको मिल जाएगा मुकुर्ती नेशनल पार्क। और फिर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर है इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क। कौन सा? इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क। और एक आपको मिलेगा नीचे तट के पास में जो कि है मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो ये सारे हैं तमिलनाडु में। मुकुर्ती और मुदुमलाई ये तो आपको पता होगा कि ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं तमिलनाडु के। तो ये हो गए 5 तमिलनाडु में। अगला हमारा है राजस्थान। तो राजस्थान में एक तो आपको रेगिस्तानी एरिया में मिलेगा जिसका नाम ही है रेगिस्तान नेशनल पार्क, यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क। और यहाँ पे मुख्य रूप से कंजर्व किया जाता है, क्या नाम है वो नाम नहीं मुझे, गोदावन, जिसे हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, उसे कंजर्व किया जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क में। उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाइए कोटा के पास में, तो यहाँ मिलेगा मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर इसके ऊपर आपको रणथंभौर नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। और इससे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो केवला देव नेशनल पार्क मिलेगा। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगा सरिस्का नेशनल पार्क। तो सरिस्का, मुकुंदरा हिल, रणथंभौर ये तीनों टाइगर रिजर्व भी हैं राजस्थान के। तो कुल मिलाकर के 5 नेशनल पार्क आपको मिलते हैं राजस्थान में। फिर चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में भी कई सारे नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, जैसे कि सबसे ऊपर आपको मिलेगा, इसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्या नाम है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद में खीर गंगा नेशनल पार्क है। फिर थोड़ा सा इसके ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पिन घाटी नेशनल पार्क। क्या नाम है? पिन घाटी नेशनल पार्क। और थोड़ा सा आप अब वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में आपको मिल जाएगा इंदर किला नेशनल पार्क। और नीचे आपको मिलेगा सिम्बर बड़ा नेशनल पार्क। तो ये सारे जो 5 नेशनल पार्क हैं ये आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा, पिन घाटी, इंदर किला और सिम्बल बड़ा। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में भी कई सारे हैं। सबसे यहाँ पर किनारे यानी कि एकदम बाउंड्री के पास में नेपाल के आपको मिल जाएगा सिंगलीला नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? सिंगलीला नेशनल पार्क। इसी से आप थोड़ा सा और ईस्ट में चलेंगे तो यहाँ पर है न्योरा घाटी नेशनल पार्क। अब घाटी वाले थोड़ा सा आपको ध्यान रखने हैं, जैसे अभी हम लोगों ने हिमाचल में डिस्कस किया, उत्तराखंड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो न्योरा वैली या न्योरा घाटी नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से थोड़ा और ईस्ट में आप चलेंगे तो यहाँ पर गोरुमारा नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। फिर आप थोड़ा सा और ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पर
जलदपारा नेशनल पार्क मिलेगा और इसके थोड़ा सा और ईस्ट में आपको मिल जाएगा बक्सा नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। तो हो सकता है थोड़ा सा लोकेशन इधर उधर हो गया हो, लेकिन ये सारे आपके नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क सुंदरवन, ये भी आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन फॉरेस्ट है और सुंदरी नाम के ब्रिज के कारण इसका नाम रखा गया है सुंदरवन। अब चलते हैं कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में भी आपको कई सारे मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले एक है अंसी नेशनल पार्क। हम लोगों ने पढ़ा था काली टाइगर रिजर्व या फिर डांडेली अंसी टाइगर रिजर्व के बारे में, तो वह इसी का पार्ट है। तो अंसी नेशनल पार्क आपको मिलेगा। इसके आप थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो यहाँ पर है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। फिर थोड़ा सा और आप साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। और इसी के थोड़ा सा पास में नीलगिरी रेंज में ही बांदीपुर नेशनल पार्क भी मिलेगा। और इसके आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे यानी कि नॉर्थ में तो बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क है। तो ये सारे जो नेशनल पार्क हैं ये आपको मिलेंगे कर्नाटक में। अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क और है बांदीपुर नेशनल पार्क। अब चलते हैं केरल में। तो केरल में आपको मिलेगा शांत घाटी नेशनल पार्क, जिसे हम लोग साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपको मिलेगा मथिकट्टन सोला नेशनल पार्क। मथिकट्टन के बाद में थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो एरवीकुलम नेशनल पार्क मिलेगा। एरवीकुलम के बगल में ही आपको मिल जाएगा पम्बादम सोला नेशनल पार्क। उसके बाद में यहीं पर आपको एक और मिलेगा जिसका नाम है अनाईमुदी सोला नेशनल पार्क। और इसके साउथ में आपको मिलेगा पेरियार नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये आप देख सकते हैं शांत घाटी, मथिकट्टन सोला, पम्बादम सोला, अनाईमुदी सोला, एरवीकुलम और पेरियार, ये सारे राष्ट्रीय पार्क हैं केरल के। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपको दो मिलेंगे। एक तो आपका है राजीव गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। और उसके बाद में एक यहाँ पर है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक आपको यहाँ ऊपर मिलेगा तो इसका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो तीन आपको मिल गए आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व यहाँ पर एक है जिसका नाम है श्री नागार्जुन सागर श्री सलैम टाइगर रिजर्व, तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा दाचगम नेशनल पार्क। क्या नाम है? दाचगम नेशनल पार्क। उसके बाद में इसके आप थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सलीम अली नेशनल पार्क, जिसे हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सलीम अली पक्षी विहार जो है वह आपका मिलेगा गोवा में, लेकिन सलीम अली राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे हमारे देश के, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फिर आप थोड़ा सा और आ जाएंगे दक्षिण में ही तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में। और एक जिसका नाम है हेमीश नेशनल पार्क, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये पहले था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जो बाउंड्री आ गई है इसके अनुसार ये चला गया है लद्दाख में। तो ये चार आपको मिल जाएंगे जम्मू और कश्मीर में, दचिगम, हेमीज, सलीम अली और किश्तवाड़। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक तो है कच्छ या मरीन नेशनल पार्क। उसके बाद में दूसरा आपका है गिर नेशनल पार्क। गिर के बाद में आपको मिलेगा वंसदा नेशनल पार्क और एक आपको और मिलेगा जिसका नाम है वेलवदर या ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो ये चार आपको मिलेंगे, कच्छ या मरीन, गिर नेशनल पार्क। मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे शेरों को रखा जाता है, जो एशियाई शेर हैं उनको रखा जाता है गिर नेशनल पार्क में। वेलवदर है जहाँ पर ब्लैक बक रखा जाता है, जिसे हम लोग चिंकारा हिरन के नाम से जानते हैं, जिसका शिकार किया था सलमान खान ने। और फिर है बंसदा नेशनल पार्क। चलते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में आपको मुख्य रूप से दो मिलेंगे, एक तो है मुरलेन नेशनल पार्क और एक आपको मिलेगा जिसका नाम है फवेंग पुई नेशनल पार्क। कौन सा? मुरलेन नेशनल पार्क, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। और एक है फवेंग पुई नेशनल पार्क। तो ये दोनों हैं मिजोरम में। और मिजोरम में टाइगर रिजर्व हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था डंपा। उड़ीसा की बात करते हैं तो दो नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिलेंगे। टाइगर रिजर्व भी वैसे दो ही हैं। तो पहला तो आपका है सिमलीपल। तो सिमलीपल एक टाइगर रिजर्व भी है। और उसके बाद में है भीतरकनिका। भीतरकनिका हमारे जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं उनके लिए फेमस है। किसके लिए? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। तो दो नेशनल पार्क आपको मिलेंगे उड़ीसा में, भीतरकनिका और सिमलीपल। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र आपको मिलेगा जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क।
और जो आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं शुभम सर, उनका घर भी इसी दुधवा नेशनल पार्क के पास में है। चलते हैं बिहार और झारखंड में। तो बिहार में भी आपको सिर्फ एक मिलेगा जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक ही मिलेगा जो कि है बेतवा नेशनल पार्क, और इसी बेतवा के पास में ये पलामू टाइगर रिजर्व। तो पलामू नाम का टाइगर रिजर्व है झारखंड में, और बेतला नाम का राष्ट्रीय पार्क है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको दो मिल जाएंगे, एक तो है मौलिंग नेशनल पार्क और दूसरा आपका है नामदफा नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा, नामदफा आपका एक टाइगर रिजर्व भी है। तो मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क ये दोनों है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में सिक्किम में आपको एक ही मिलेगा जो कि है कंचनजंगा, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा यह यूनेस्को का एक स्थल भी है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपको मिल जाएगा सिक्किम में। और कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? तो पहली है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है K2 जिसे हम लोग कराकोरम के नाम से जानते हैं, और ये है कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची है। वैसे भारत की सबसे ऊंची K2 है, लेकिन ये POK में आता है तो इसीलिए सबसे ऊंची हम लोग मानते हैं कंचनजंगा को। अब चलते हैं हम लोग मेघालय में। ये आपका कौन सा है? मेघालय। तो मेघालय में आपको दो मिल जाएंगे, एक तो आपका है नोकरीक रिज नेशनल पार्क और दूसरा आपका है बाल पखराम नेशनल पार्क। बाल पखराम नेशनल पार्क, तो ये दोनों आपको मिलेंगे मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में आपको ये दोनों मिलेंगे। उसके बाद में बात करेंगे त्रिपुरा और मणिपुर की। तो ये आपका है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपको मिलेगा एक नेशनल पार्क जिसका नाम है बाइसन। बाइसन जो कि एक जंगली भैंसे के समान होता है, तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर कंजर्व किया जाता है, तो इसीलिए इसे हम लोग बाइसन नेशनल पार्क या फिर राजबरी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो नवीन नाम इसका हो गया राजबरी। और उसके बाद में एक आपको और मिलेगा जिसे हम लोग जानते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्या नाम है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। लेकिन ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये राजकीय पशु कहाँ का है? तो ये राजकीय पशु है मेघालय का। और फिर चलते हैं मणिपुर में। तो यहाँ पर आपको लोकटक झील में मिलेगा कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड में भी आपको एक मिल जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं इटंकी नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? इटंकी नेशनल पार्क, जो कि है आपका नागालैंड में। और अब हम लोग चलेंगे हरियाणा में। तो हरियाणा में आपको दो मिल जाएंगे, एक तो है आपका कलेश्वर नेशनल पार्क और दूसरा है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो हरियाणा में दो हैं, एक है कलेश्वर और दूसरा है सुल्तानपुर। तो इस तरीके से हमने सभी नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोशिश करिएगा कि वीडियो को 2 से 3 बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो हम लोग टेस्ट में पढ़ते हैं या फिर जो चीज़ें हम इमेज में पढ़ते हैं, तो जो चीज़ें हम इमेज में पढ़ते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 1936 में ये बना था, उत्तराखंड में स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये आपका है हेमीज राष्ट्रीय पार्क, जो कि है लद्दाख में। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन के बारे में मैंने आपको बताया, ये है मिजोरम में स्थित। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है बिहार राज्य का। बेतला राष्ट्रीय पार्क, तो ये आपको मिलेगा झारखंड में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? अभी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया, ये है आपका हरियाणा में। उसके बाद में नोकरेक रिज राष्ट्रीय पार्क, तो ये आपको मिलेगा मेघालय में। इसके बाद में है तैरता हुआ कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तो ये कहाँ है? ये है आपका मणिपुर में। उसके बाद में है इटंकी राष्ट्रीय पार्क, तो ये मैंने आपको बताया एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है नागालैंड का। क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय पार्क, तो क्लाउडेड तेंदुआ कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में ही मिलेगा क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय पार्क। फिर आता है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क, तो ये आपका है उत्तराखंड में। उसके बाद में है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो राजा जी आपको मिल जाएगा, गंगोत्री भी मिल जाएगी, फूलों की घाटी भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो कलेसर है ये आपको मिलेगा हरियाणा में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? तो देखिए कौन सा स्थित नहीं है। जलदपारा है, सुंदरवन है, न्योरा घाटी भी है, लेकिन सिमलीपल जो है वह आपको उड़ीसा में मिलेगा।
इसके बाद में है गुइंदी राष्ट्रीय पार्क। तो गुइंदी मैंने आपको बताया चेन्नई में था, और चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु। गुइंदी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह मुख्य रूप से जो नीलगिरी ताहर होती है, जो कि राजकीय पशु है तमिलनाडु का, उसको कंजर्व करने के लिए बनाया गया था। बाइसन राष्ट्रीय पार्क, तो बाइसन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपको मिलेगा त्रिपुरा में। इसके बाद में है महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय पार्क। तो महावीर हरिना ये आपको मिल जाएगा तेलंगाना में। इसके बाद में है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क तेलंगाना में स्थित नहीं है। तो तेलंगाना में कौन सा स्थित नहीं है? तो ये है महावीर हरिना, तेलंगाना में ही है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी भी है, मृगवाणी भी है, लेकिन सिंगलीला आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आपके लिए यहाँ पर प्रश्न, एक राष्ट्रीय पार्क मैंने स्किप कर दिया है जिसका नाम है मोलम। तो मोलम राष्ट्रीय पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा ये आपको मिल जाएगा सिक्किम में। मोलम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मैंने आपको बता दिया, ये है गोवा में। हालांकि मैप में मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन ध्यान रखिएगा मोलम राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा गोवा में। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि सलीम अली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू और कश्मीर में। सलीम अली पश्चिमी बिहार पूछ लिया जाए तो वो आपको मिल जाएगा गोवा में, लेकिन राष्ट्रीय पार्क है जम्मू कश्मीर में। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में। उसके बाद में है बाल फकराम राष्ट्रीय पार्क। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मैंने आपको बताया था कि मेघालय में है बाल फकराम राष्ट्रीय पार्क। गुगामल राष्ट्रीय पार्क, तो गुगामल ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद में है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए, जो हमारा रणथंभौर है ये राजस्थान में बिल्कुल सही, तडोबा महाराष्ट्र में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, लेकिन सलीम अली आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संजय धुबरी ये आपको झारखंड में नहीं मिलेगा। बाकी वन विहार, शांत घाटी और कुद्रेमुख ये आपके सारे सही हैं। तो संजय धुबरी आपको झारखंड नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो कर्नाटक में आपको अंसी भी मिलेगा, नागरहोल बांदीपुर भी मिलेगा, एरविकुलम आपका है केरल में। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क केरल में स्थित नहीं है? तो मथीकट्टम शोला भी आपको मिलेगा, शांत घाटी भी मिलेगा, एरविकुलम भी मिलेगा, बनेरघट्टा ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगाम ये आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है ब्लैक बक यानी कि वेलवदर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक बक आपको मिल जाएगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में मिलेगा ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, जिसे हम लोग नेशनल प्लांट्स फॉसिल्स नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क, तो ये है हमारे असम में। और आखिरी प्रश्न है मौलिंग राष्ट्रीय पार्क। तो मौलिंग राष्ट्रीय पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, मोलम ये है गोवा में और मौलिंग आपका है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी क्विज भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग भारत के जो भी पश्चिमी बिहार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।